वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। एक खास फंक्शन है रेंडर टू स्ट्रिंग, और आज हम इसी पर फोकस करेंगे। हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ हिस्से हैं जो इस फंक्शन की बारीकियां समझाते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि रेंडर टू स्ट्रिंग आखिर करता क्या है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और सबसे ज़रूरी आजकल इसके मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। इसे रिएक्ट में सर्वर साइड रेंडरिंग के तरीकों को समझने का एक तरह का शॉर्टकट समझ सकते हैं। चलो इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले ये रेंडर टू स्ट्रिंग है क्या, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, तो सीधे शब्दों में कहें तो रेंडर टू स्ट्रिंग एक रिएक्ट कॉम्पोनेंट्री लेता है। जैसे आपका पूरा ऐप का मेन कॉम्पोनेंट मान लीजिए ऐप डॉट, और उसे एक HTML स्ट्रिंग में बदल देता है। बस यही इसका कोर फंक्शन है। अच्छा, और जैसा सोर्स में लिखा है ये मेनली सर्वर पर इस्तेमाल के लिए है ना, क्लाइंट साइड पर नहीं। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन साफ कहता है ऑन द सर्वर कॉल्ड रेंडर टू स्ट्रिंग टू रेंडर योर ऐप टू HTML। इसका मकसद है सर्वर पर आपके रिएक्ट ऐप का वो शुरुआती HTML स्ट्रक्चर तैयार करना। ये HTML फिर ब्राउजर को भेजा जाता है ताकि यूजर को स्क्रीन पर कुछ दिखे जल्दी से। पर हाँ, ये जरूर याद रखना है कि ये जो HTML बनता है ये सिर्फ एक ढांचा है, ये इंटरैक्टिव नहीं होता। और इसका एपीआई वो कैसा है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं, API काफी सिंपल है। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से रेंडर टू स्ट्रिंग रिएक्ट नोड ऑप्शंस। ठीक है, तो रिएक्ट नोड तो मतलब वो कंपोनेंट हो गया जिसे रेंडर करना है, जैसे ऐप, ये तो जरूरी है। और ऑप्शंस में क्या क्या आ सकता है? हाँ, ऑप्शंस वैकल्पिक हैं। इसमें एक आइडेंटिफायर प्रीफिक्स ऑप्शन होता है। आइडेंटिफायर प्रीफिक्स, ये किस लिए? ये यूज आईडी हुक जो आईडीज जनरेट करता है उनको यूनिक बनाने के लिए है, खासकर तब जब एक ही पेज पर रिएक्ट के मल्टीपल्स इंस्टेंस चल रहे हों। इससे आईडीज का टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अच्छा। सोर्स ये भी कहता है कि ये प्रीफिक्स वही होना चाहिए जो आप क्लाइंट साइड पर हाइड्रेट रूट को पास करते हैं, ताकि सर्वर और क्लाइंट की आईडीज मैच करें। गॉट इट। और फाइनल आउटपुट क्या मिलता है? ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है? कुछ फैंसी नहीं, जैसा डॉक्यूमेंटेशन साफ कहता है, रिटर्न्स एन HTML स्ट्रिंग। बस एक HTML स्ट्रिंग? हाँ बिल्कुल, ये एक सिंक्रोनस फंक्शन है। मतलब ये अपना काम पूरा करता है और तुरंत एक प्लेन HTML स्ट्रिंग लौटा देता है। कोई प्रॉमिस नहीं, कोई डेटा स्ट्रीम नहीं। ठीक है, तो ये क्या है और इसका एपीआई कैसा है, ये समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। सर्वर पर इसे असल में कैसे यूज किया जाता है? सोर्स में शायद एक उदाहरण भी था इसका, किसी बैकएंड सर्वर के रूट हैंडलर में। हाँ बिल्कुल, वही टिपिकल यूसेज है। मान लीजिए आप Node.js और एक्सप्रेस जैसा कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। जब कोई यूजर आपके पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर पर आपका रूट हैंडलर उस रिक्वेस्ट को कैच करेगा, और उस हैंडलर के अंदर आप अपने मेन रिएक्ट कंपोनेंट जैसे ऐप को रेंडर टू स्ट्रिंग में पास करेंगे। जैसे const html इक्वल्स रेंडर टू स्ट्रिंग ऐप, ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल, इससे आपको एक वेरिएबल में जैसे HTML आपकी पूरी ऐप का HTML स्ट्रिंग मिल जाएगा। फिर आप इस HTML स्ट्रिंग को सर्वर रिस्पॉन्स के साथ क्लाइंट यानी यूजर के ब्राउजर को भेज देंगे, जैसे एक्सप्रेस में response.send.html टाइप का कुछ। और इससे यूजर के ब्राउजर को वो इनिशियल HTML मिल जाता है और पेज दिखने लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन आपने पहले कहा था कि ये HTML इंटरैक्टिव नहीं होता, तो फिर इंटरैक्टिविटी कैसे आती है? बटन कैसे काम करते हैं, स्टेट वगैरह? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सोर्स इसे इनिशियल नॉन इंटरैक्टिव HTML आउटपुट कहता है। ओके। इसका मतलब है कि सर्वर से आया HTML सिर्फ दिखने के लिए है, उसमें जावास्क्रिप्ट लॉजिक नहीं जुड़ा होता। राइट। इंटरैक्टिविटी लाने के लिए क्लाइंट साइड पर रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट बंडल लोड होना जरूरी है। ओके। और फिर क्लाइंट पर हाइड्रेट रूट फंक्शन को कॉल किया जाता है। हाइड्रेशन, ये क्या प्रोसेस है? हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट साइड रिएक्ट सर्वर से आए उस नॉन इंटरैक्टिव HTML स्ट्रक्चर को लेता है और उसमें जान डालता है, ऐसा समझ लीजिए। ये मौजूदा HTML मार्कअप को रीयूज करता है और उसमें इवेंट लिस्टनर्स अटैच करता है। अच्छा। जैसे बटन क्लिक्स के लिए स्टेट इनिशियलाइज करता है और ऐप को पूरी तरह से इंटरैक्टिव बनाता है। अच्छा। ये सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसे हम SSR कहते हैं, उसका दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है। बिना हाइड्रेशन के यूजर को सिर्फ एक स्टैटिक पेज मिलेगा जो कुछ कर नहीं पाएगा। ओके, तो रेंडर टू स्ट्रिंग सिर्फ पहला स्टेप है स्टैटिक HTML बनाना, और दूसरा स्टेप है क्लाइंट साइड हाइड्रेशन। समझ गई। पर अब आते हैं उन पहलुओं पर जहां रेंडर टू स्ट्रिंग शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? हाँ, यहीं पे चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं।
रेंडर टू स्ट्रिंग अपने समय में काफ़ी यूज़फुल था, लेकिन मॉडर्न वेब डेवलपमेंट की ज़रूरतों के हिसाब से इसकी कुछ बड़ी कमियां हैं। सोर्स मटेरियल में एक पिटफॉल सेक्शन है जो साफ कहता है, रेंडर टू स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट स्ट्रीमिंग और वेटिंग फॉर डेटा। स्ट्रीमिंग सपोर्ट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि रेंडर टू स्ट्रिंग एक ब्लॉकिंग फंक्शन है। ये आपके पूरे रिएक्ट कॉम्पोनेंट ट्री को एक ही बार में रेंडर करने की कोशिश करता है, और जब तक पूरी HTML स्ट्रिंग तैयार नहीं हो जाती तब तक ये इंतजार करता है, मतलब ब्लॉक करता है। अगर आपके किसी कंपोनेंट को रेंडर होने के लिए डेटा फेच करना पड़ रहा है और उस डेटा फेचिंग में टाइम लगता है, तो रेंडर टू स्ट्रिंग इंतजार नहीं करेगा कि डेटा आ जाए, बल्कि ये पूरी प्रोसेस को रोक कर रखेगा जब तक सारा रेंडरिंग पूरा ना हो जाए। अरे, तो अगर ऐप में कहीं भी डेटा फेचिंग स्लो है तो यूजर को HTML मिलने में भी उतनी ही देर लगेगी? बिल्कुल, सर्वर पूरी HTML स्ट्रिंग तैयार होने से पहले रिस्पॉन्स भेज ही नहीं सकता। इससे टाइम टू फर्स्ट बाइट यानी TTFB, ब्राउजर को रिस्पॉन्स का पहला बाइट मिलने में लगने वाला टाइम, वो बढ़ सकता है। और यूजर को एक खाली स्क्रीन ज्यादा देर तक दिखेगी। ये तो परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये जो डेटा इंतजार ना करने वाली बात है, ये सस्पेंस के साथ कैसे जुड़ती है? रिएक्ट में सस्पेंस तो इसीलिए यूज होता है ना, कोड स्प्लिटिंग, react.lazy और डेटा फेचिंग के लिए, ताकि UI ब्लॉक ना हो। हाँ, सस्पेंस का कॉन्सेप्ट तो यही है कि कंपोनेंट्स जरूरत पड़ने पर रेंडर होने से पहले किसी चीज का इंतजार कर सकें, जैसे कोड या डेटा, और इस दौरान एक फॉलबैक UI दिखा सकें, जैसे कोई लोडिंग स्पिनर। लेकिन रेंडर टू स्ट्रिंग का सस्पेंस के साथ इंटीग्रेशन बहुत लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? देखिए, अगर कोई कंपोनेंट रेंडर होते समय सस्पेंड करता है, मान लीजिए वो react.lazy से लोड हो रहा है या किसी सस्पेंस इनेबल्ड डेटा फेचिंग लाइब्रेरी का यूज कर रहा है, तो रेंडर टू स्ट्रिंग उस कंपोनेंट के असली कंटेंट का इंतजार नहीं करेगा। सोर्स बताता है कि ये फंक्शन तुरंत उस कंपोनेंट के ऊपर हायरार्की में सबसे करीबी सस्पेंस बाउंड्री को ढूंढेगा और उसके फॉलबैक प्रॉप में जो भी दिया गया है, मान लीजिए लोडिंग स्पिनर, उसे HTML में रेंडर कर देगा। तो मतलब यूजर को सर्वर से भेजे गए HTML में लोडिंग स्पिनर दिखेगा, असली कंटेंट नहीं? एग्जैक्टली। असली कंटेंट तभी दिखेगा जब क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट लोड होगा, रिएक्ट रन करेगा, कंपोनेंट का कोड या डेटा लोड होगा, और फिर रिएक्ट क्लाइंट पर उस फॉलबैक को असली कंटेंट से रिप्लेस करेगा। तो सर्वर रेंडरिंग का एक बड़ा फायदा, यूजर को जल्दी कंटेंट दिखाना, वो यहाँ पूरी तरह से नहीं मिल पाता, खासकर डेटा वाले कंपोनेंट्स के लिए। सही कहा। ये एक बड़ी कमी है, खासकर मॉडर्न ऐप्स के लिए, जहां डेटा फेचिंग और कोड स्प्लिटिंग बहुत कॉमन है। और कोई कमी? एक और इम्पॉर्टेंट बात सोर्स में बताई गई है, इसे क्लाइंट साइड कोड में इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। क्लाइंट साइड पर? क्यों? कभी कभी डेवलपर सोचते हैं कि चलो क्लाइंट पर ही किसी कंपोनेंट को HTML स्ट्रिंग में बदल लेते हैं, शायद किसी लाइब्रेरी इंटीग्रेशन वगैरह के लिए। लेकिन सोर्स साफ कहता है कि रिएक्ट डॉम सर्वर, जिसमें रेंडर टू स्ट्रिंग होता है, को क्लाइंट साइड बंडल में इंपोर्ट करने से आपका जावास्क्रिप्ट बंडल साइज बेवजह काफी बढ़ जाता है। और बड़ा बंडल साइज मतलब स्लो लोड टाइम और खराब परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो क्लाइंट पर कंपोनेंट को HTML स्ट्रिंग में बदलने के लिए रेंडर टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल परफॉर्मेंस के लिहाज से नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये साफ है कि रेंडर टू स्ट्रिंग की अपनी सीमाएं हैं, स्ट्रीमिंग नहीं, डेटा का इंतजार नहीं, सस्पेंस का अधूरा सपोर्ट और क्लाइंट साइड पर यूज के लिए ठीक नहीं। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए रिएक्ट इकोसिस्टम में अब बेहतर ऑल्टरनेटिव्स क्या उपलब्ध है? हाँ, अच्छी बात यह है कि रिएक्ट टीम ने इन कमियों को पहचाना और मॉडर्न ज़रूरतों के लिए बेहतर सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं, खासकर स्ट्रीमिंग पर फोकस करते हुए। तो यहाँ कुछ मेन ऑल्टरनेटिव्स हैं। सबसे पहले स्ट्रीमिंग के लिए बात करते हैं। अगर हमें SSR के दौरान स्ट्रीमिंग करनी है तो क्या ऑप्शंस हैं? अगर आप Node.js एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो रिएक्ट का रिकमेंडेड तरीका है रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम। ये फंक्शन आपको एक स्ट्रीम देता है जिसे आप सीधे Node.js के HTTP रिस्पॉन्स स्ट्रीम में पाइप कर सकते हैं। और अगर Node.js के अलावा कोई और एनवायरनमेंट हो, जैसे Deno या Cloudflare वर्कर्स जैसे एज रन टाइम्स, उन एनवायरनमेंट्स के लिए जो मॉडर्न वेब स्ट्रीम्स API को सपोर्ट करते हैं, जैसे Deno, मॉडर्न ब्राउजर्स, एज रन टाइम्स, उनके लिए रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम है। ये भी एक स्ट्रीमिंग रेंडरर है, लेकिन ये वेब स्ट्रीम्स स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। स्ट्रीमिंग बेहतर क्यों है रेंडर टू स्ट्रीम से? इसके क्या फायदे हैं? स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा फायदा है परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस। जैसा सोर्स में ट्रबल शूटिंग सेक्शन में भी इशारा किया गया है, स्ट्रीमिंग रेंडरर्स HTML को टुकड़ों में, मतलब चंक्स में भेजना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो सर्वर पर तैयार होते जाते हैं। इन्हें पूरे कंपोनेंट ट्री के रेंडर होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यूजर को पेज जल्दी देखना शुरू हो जाता है बिना पूरे HTML का इंतजार किए? हाँ,
ब्राउज़र को जैसे जैसे HTML चंक्स मिलते हैं, वो पेज को प्रोग्रेसिवली रेंडर करना शुरू कर देता है। अगर कोई कंपोनेंट डेटा फेच कर रहा है और सस्पेंड हो रहा है, तो स्ट्रीम पहले बाकी का UI भेज देगी। फिर जैसे ही डेटा आएगा, सस्पेंडेड कंपोनेंट का HTML भी स्ट्रीम में भेज दिया जाएगा। अच्छा। यूजर को ब्लैंक स्क्रीन देखने की बजाय कंटेंट धीरे धीरे आता हुआ दिखता है। इससे TTF भी कम होता है और परसीव्ड परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है। और सस्पेंस फॉलबैक्स भी सर्वर पर ही हैंडल हो जाते हैं और क्लाइंट को रिजॉल्व्ड कंटेंट मिलता है। ये तो काफी इम्प्रूवमेंट लगता है। अच्छा, ये तो हुई सर्वर साइड रेंडरिंग यानी SSR की बात। स्टैटिक साइड जनरेशन यानी SSG या प्री रेंडरिंग के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, जहां हम बिल्ड टाइम पर HTML फाइल्स बनाते हैं? क्या रेंडर टू स्ट्रिंग वहां भी लिमिटेड है? हाँ, रेंडर टू स्ट्रिंग की वो डेटा फेचिंग वाली कमी SSG में भी आती है। अगर बिल्ड टाइम पर किसी पेज को जनरेट करने के लिए डेटा चाहिए, तो रेंडर टू स्ट्रिंग इंतजार नहीं करेगा और फॉल बैक रेंडर कर देगा। इसके लिए भी बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हैं। Node.js के लिए प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम है और DenoH रन टाइम्स के लिए? उनके लिए प्री रेंडर फंक्शन है। सोर्स के अनुसार ये फंक्शंस डेटा लोड होने का इंतजार कर सकते हैं। मतलब बिल्ड के समय ये सुनिश्चित करेंगे कि कंपोनेंट सस्पेंड ना हो और फाइनल स्टैटिक HTML फाइल में फॉलबैक की जगह एक्चुअल कंटेंट शामिल हो। ये तो SEO और इनिशियल लोड एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जहां आप चाहते हैं कि सर्च इंजन क्रॉलर्स और यूजर्स को डेटा लोडेड कंटेंट मिले। बहुत बढ़िया। एक और सिनेरियो था क्लाइंट साइड पर कंपोनेंट को HTML स्ट्रिंग में बदलना। हमने देखा कि रेंडर टू स्ट्रिंग इसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो बंडल साइज बढ़ाता है। तो क्लाइंट पर इसका सही तरीका क्या है? हाँ, सोर्स इसके लिए एक बिल्कुल अलग तरीका बताता है, जो रिएक्ट डॉम सर्वर को इंपोर्ट करने से बचाता है। तरीका ये है, पहला, रिएक्ट डॉम क्लाइंट से क्रिएट रूट यूज करें। दूसरा, एक टेम्पररी डॉम एलिमेंट बनाएं जो डॉक्यूमेंट से जुड़ा न हो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ डिव। तीसरा, इस टेम्पररी एलिमेंट पर क्रिएट रूट से एक रिएक्ट रूट बनाएं। चौथा, उस रूट पर अपने कंपोनेंट को रेंडर करें, रूट डॉट रेंडर माई कंपोनेंट। पांचवा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, रिएक्ट डॉम से फ्लश सिंक फंक्शन को कॉल करें। या तो रेंडर कॉल को फ्लश सिंक में रैप करें या रेंडर के तुरंत बाद फ्लश सिंक कॉल करें। फ्लश सिंक? हाँ, फ्लश सिंक ये सुनिश्चित करता है कि रिएक्ट का रेंडर साइकिल तुरंत सिंक्रोनसली पूरा हो जाए और डॉम अपडेट हो जाए। और छठा, अब आप उस टेम्पररी एलिमेंट की इनर HTML प्रॉपर्टी को पढ़कर HTML स्ट्रिंग ले सकते हैं। अच्छा, तो फ्लश सिंक यहाँ पे की है ताकि हम इनर HTML पढ़ने से पहले डॉम अपडेट की गारंटी ले सकें। बिल्कुल। रिएक्ट में रेंडरिंग अक्सर असिंक्रोनस होती है, लेकिन इस केस में हमें तुरंत HTML चाहिए, इसलिए फ्लश सिंक का इस्तेमाल जरूरी है। ये तरीका थोड़ा लंबा लग सकता है, पर ये क्लाइंट बंडल साइज को ऑप्टिमाइज रखता है। अब अगर हम सस्पेंस वाली प्रॉब्लम पर वापस आए, रेंडर टू स्ट्रीमिंग फॉलबैक भेजता है, कंटेंट नहीं। तो स्ट्रीमिंग रेंडर्स रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम, रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम, इसे कैसे हल करते हैं? जैसा हमने पहले डिस्कस किया, स्ट्रीमिंग रेंडरर्स सस्पेंस के साथ बहुत बेहतर तरीके से इंटीग्रेट होते हैं। जब सर्वर पर कोई कंपोनेंट सस्पेंड होता है डेटा या कोड के इंतजार में, तो स्ट्रीमिंग रेंडरर फॉलबैक भेजने की बजाय इंतजार करता है। जैसे ही डेटा या कोड उपलब्ध होता है और कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, रेंडरर उस कंपोनेंट का HTML स्ट्रीम में भेज देता है। तो क्लाइंट को स्ट्रीम के जरिए रिजॉल्व कंटेंट मिलता है, फॉलबैक नहीं। हाँ, ज्यादातर केसेस में सर्वर कंटेंट तैयार होने पर उसे स्ट्रीम कर सकता है। इससे यूजर को लोडिंग इंडिकेटर की जगह धीरे धीरे एक्चुअल कंटेंट लोड होता हुआ दिखता है, क्लाइंट साइड हाइड्रेशन होने से पहले ही। ये यूजर एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ बनाता होगा। बिल्कुल। और स्टैटिक साइड जनरेशन के लिए प्री रेंडर जैसे फंक्शंस भी कंटेंट रिजॉल्व होने का इंतजार करते हैं, ताकि फाइनल HTML में फॉलबैक ना हो। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर समराइज करें तो रेंडर टू स्ट्रिंग की जगह अब क्या है रिएक्ट में? संक्षेप में, रेंडर टू स्ट्रिंग रिएक्ट में सर्वर साइड रेंडरिंग का कह सकते हैं एक फाउंडेशनल या लेगेसी तरीका है। ये सिंक्रोनस है, एक सिंगल HTML स्ट्रिंग रिटर्न करता है और बेसिक SSR के लिए काम करता है। लेकिन इसकी बड़ी सीमाएं हैं। ये स्ट्रीमिंग सपोर्ट नहीं करता, डेटा फेचिंग का इंतजार नहीं करता और सस्पेंस के साथ इसका इंटीग्रेशन अधूरा है, जिससे अक्सर फॉलबैक UI रेंडर हो जाता है। और मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए? मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस के लिए, जहां परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस और डेटा हैंडलिंग बहुत जरूरी है, रिएक्ट के स्ट्रीमिंग रेंडरर्स, Node.js के लिए रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम और वेब स्ट्रीम्स वाले एनवायरनमेंट्स के लिए रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। ये प्रोग्रेसिव रेंडरिंग,
बेहतर TTF भी और सस्पेंस के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन देते हैं। और स्टैटिक जनरेशन के लिए भी प्री रेंडर ऐसे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। हाँ, तो क्या रेंडर टू स्ट्रिंग अब पूरी तरह ऑब्सोलीट हो गया है? पूरी तरह से नहीं कह सकते। शायद कुछ लेगेसी सिस्टम्स में या ऐसे खास एनवायरनमेंट्स में जहां स्ट्रीम सपोर्टेड नहीं है, इसका इस्तेमाल अभी भी होता होगा। लेकिन नए प्रोजेक्ट्स के लिए रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन खुद स्ट्रीमिंग ऑल्टरनेटिव्स को रेकमेंड करता है। तो जरूरी यह है कि रेंडरिंग स्ट्रैटेजी चुनते समय, चाहे वो SSR हो, SSG हो या क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इन फंक्शंस के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। एक विचार जो शायद अब श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, जैसे जैसे वेब डेवलपमेंट, एज कंप्यूटिंग, सर्वरलेस फंक्शंस और स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर्स की तरफ बढ़ रहा है, सर्वर साइड रेंडरिंग के पैटर्न्स भविष्य में और कैसे बदल सकते हैं। रिएक्ट खुद सर्वर कंपोनेंट्स जैसी नई पैराडाइम्स ला रहा है जो सर्वर और क्लाइंट के बीच लॉजिक डिस्ट्रीब्यूशन को और बदल रहे हैं। क्या ये नई अप्रोचेस रेंडर टू स्ट्रिंग जैसे फंक्शंस को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देंगी, या शायद रेंडरिंग के बिल्कुल नए तरीके सामने आएंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगले कुछ सालों में रिएक्ट इकोसिस्टम किस दिशा में जाता है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।